हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था का क्या है। ये सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में कुछ इसकी जानकारियां लिया था, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इसे पूरी तरह से अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संसदीय व्यवस्था की विशेषता हमने पहले क्लास में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, हम लोग आज जानेंगे हमारा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। एक हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलता है। दूसरा हमने क्या बताया था, एक हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होता है। तो वह जो व्यवस्था है आपके अमेरिका में देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर जो हमारी अगली टॉपिक होगी वह क्या होगी, आपके संसदीय व्यवस्था के हमारे गुण क्या क्या है, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे कि आपके संसदीय व्यवस्था के दोष क्या क्या हैं, ठीक है। फिर जानेंगे कि हमारे संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारक क्या है, यानी क्या ऐसा कारण है कि हमने क्या किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या किया है, अपनाया है, ठीक है। उसे हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखेंगे। तो अब आते हैं हम लोग अपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था क्या होता है, उससे अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और उसकी क्या विशेषता होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो सारी बातें हमने जान लिया था। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, जो कि कहाँ हमें देखने को मिलता है, आपके अमेरिका में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, जो कि हम लोग कहाँ देखते हैं, तो मेरे साथ बोलिए, अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हम लोग क्या देखते हैं कि जो वहां पे प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट ही क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैम ये जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, इस नाम में ही जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना बहुत छा गए हैं। इससे पता क्या चल रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वही क्या होंगे, हमारे राष्ट्र और सरकार दोनों के क्या होंगे, हेड होंगे। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या पढ़ा था कि जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं वह तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो सरकार का हेड होता है यानी जो हमारा गवर्नमेंट का हेड होता है वह कौन होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखते हैं, जो कि हमारा अमेरिका में देखने को मिलता है, तो वहां पे आपके प्रधानमंत्री का कोई क्या होता है, रोल नहीं होता है। सारा पावर किसके पास होता है, आपके प्रेसिडेंट साहब के पास होता है। जैसे अभी हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, तो उन्हीं के पास क्या है, सारा पावर है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में क्या कर लेते हैं, आपके बुक में जो एम लक्ष्मीकांत बुक में सारी बातें इंफॉर्मेशन दिया गया है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वही पावरफुल होते हैं। यहाँ पे लिखिए, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिमान या पावरफुल होते लिख दीजिए, ठीक है, पावरफुल होते है। और हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या देखते हैं कि मैम जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वही आपके राष्ट्र और सरकार दोनों के क्या होते हैं, हेड होते हैं। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में दूसरा चीज पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा कि यहाँ पर लिखिएगा कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति आपके राष्ट्र एवं सरकार दोनों के क्या होते हैं, तो हेड होते हैं, ठीक है। दोनों के हेड होते हैं, दोनों के हेड होते हैं, हेड होते हैं। यानी हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या देख रहे हैं मैम कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वही क्या है, तो हमारे राष्ट्र यानी नेशन
हमारे राष्ट्र और सरकार दोनों के क्या है, हेड है। लेकिन हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या देखते हैं, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वह क्या है, तो केवल हमारे नेशन के क्या होते हैं, हेड होते हैं। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट यानी सरकार के हेड की बात करूं तो वो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहीं पे हमारा क्या हो गया, अंतर देखने को मिल गया कि मैम जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वही आपके राष्ट्र और सरकार दोनों के हेड होते हैं। अब हमारा दूसरा कारण मतलब अब हमें दूसरा अंतर क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो आपके राष्ट्रपति होते हैं ना, इनका कार्यकाल कितना होता है, उससे थोड़ा सा हमें क्या करना है, देखना है। तो देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष होता है यानी 4 ईयर होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 4 ईयर होता है। और इन्हें किसी भी स्थिति में हटाया नहीं जा सकता है जब तक कि यह संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो बस जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं उनको केवल एक आधार पर हटाया जा सकता है, किस आधार पर, तो संविधान के उल्लंघन करने के आधार पर। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इन्हें केवल राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि मैम जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी जो लोकसभा है वह कभी भी क्या करती है, अविश्वास प्रस्ताव से क्या कर सकती है, सरकार को हटा सकती है। ठीक है, लेकिन हम लोग आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 ईयर का होता है। लेकिन राष्ट्रपति को तभी हटाया जा सकता है जब वो क्या करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो हटाने का बस एक आधार बनाया गया है, क्या है कि जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं तभी आपको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब हमने इतना सारा देख लिया। अब आपका क्या होता है ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमें एक और व्यवस्था देखने को मिलती है जिसे किचन कैबिनेट बोलते हैं। किचन कैबिनेट क्या होता है, वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय पर हमें देखने को मिला था। तो ये आपका किचन कैबिनेट क्या होता है जो कि हमारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को मिलता है, उससे थोड़ा सा एक बार देखते हैं। ठीक है, तो आपका हेडिंग क्या होगा, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट। ठीक है, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद देखा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि मैम हमारे यहाँ पे क्या होता है, मंत्री परिषद होता है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे यहाँ नहीं, यहाँ पर भी होता है। ठीक है, लेकिन ये किचन कैबिनेट क्या है कि हम लोग क्या देखते हैं कि इस मंत्री परिषद के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, हमारे कुछ प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा क्या कर दिया जाता है, यानी कुछ प्रभावशाली मंत्रियों को मिलाकर एक समूह बना दिया जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट बोलते हैं। किचन कैबिनेट का मतलब क्या हो गया, एक तो हमारा मैम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी मंत्री परिषद है जिसमें हमारे बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन उस मंत्री परिषद के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा क्या कर देते हैं, एक और कैबिनेट बना देते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, किचन कैबिनेट बोलते हैं। अब इस हमारे ग्रुप में कौन कौन से मंत्री होंगे
उसका निर्णय कौन करते हैं? तो हमारे ये राष्ट्रपति करते हैं कि ये जो हमारा किचन कैबिनेट है इसमें कौन कौन से हमारे मंत्री होंगे, उसका निर्धारण कौन करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपका किचन कैबिनेट क्या हो गया? कुछ यह एक छोटी इकाई होता है जो कि कुछ प्रभावशाली मंत्रियों का समूह होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए, आपको एक बार नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बता रहे हैं। ये हमारे देश में सभी कानून कैसे बनते हैं? तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो हमारे मंत्री बैठते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, तो वही सब इसमें बैठते हैं जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद कहा जाता है। लेकिन हम लोग अमेरिका में क्या देखते हैं, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या देखते हैं कि मैम इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी क्या होते हैं ना कि कुछ प्रभावशाली मंत्री होते हैं जिन्हीं की बात क्या करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब मानते हैं और नीति निर्माण में क्या करते हैं उसका यूज करते हैं। तो कुछ प्रभावशाली मंत्रियों का समूह ही क्या कहलाता है? किचन कैबिनेट कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह एक छोटी इकाई यह एक छोटी इकाई होती है कुछ प्रभावशाली मंत्रियों का। ऐसे मत लिखो, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा मैं लिखवा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। इसको ऐसे लिखिए, यह कुछ प्रभावशाली मंत्रियों का क्या होता है? समूह होता है। यह कुछ प्रभावशाली मंत्रियों का समूह होता है। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि मैम जो हमारा किचन कैबिनेट होता है वह क्या होता है? तो कुछ प्रभावशाली मंत्रियों का क्या होता है? समूह होता है, जिसी के निर्णयों को क्या करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब मानते हैं। और इस किचन कैबिनेट में कौन कौन से हमारे मंत्री होंगे इसका निर्णय कौन करते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ऐसा हमें व्यवस्था, यानी जो ये किचन कैबिनेट का जो सिस्टम है वह हमें इंदिरा गांधी के सरकार में इंडिया में देखने को मिला गया था। यानी मंत्री परिषद के अंदर भी कुछ ऐसे मंत्री थे जिन्हीं के निर्णय को क्या करती थी? इंदिरा गांधी माना करती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका किचन कैबिनेट। ये बात आपको समझ में आ गया? ये है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम की और क्या विशेषता है, थोड़ा सा उससे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है ना, इसमें जो हमारी कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या देखा था कि जो हमारी कार्यपालिका होती है वह आपके विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हमारी कार्यपालिका होती है, यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, वह आपके लेजिस्लेटिव के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, यानी हम लोग क्या देखते हैं कि मैम जो हमारा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है वहां पे जो हमारी एग्जीक्यूटिव है जो कि हमारा क्या करती है? किसी भी कानून को लागू करने का काम करती है, वह आपके लेजिस्लेटिव जो कि कानून बनाने का काम करती है उसके प्रति क्या है? उत्तरदायी नहीं होती है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को क्या कह सकते हैं? गैर उत्तरदायी सरकार भी बोल सकते हैं। अतः राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को गैर उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? अब इसका जवाब तो मिल गया होगा ना, इसका आंसर।
क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी कार्यपालिका होती है वह आपकी विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी नहीं होती है। ये है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम और क्या हो गया हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में हमने जो डिफरेंट होता है उसे समझ लिया। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि क्या है मैम? क्या है? तो हमने पढ़ लिया संसदीय व्यवस्था की जो विशेषता होती है उसे पढ़ लिया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आज हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं अपने बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे, जो कि क्या है, संसदीय व्यवस्था के गुण क्या क्या देखने को मिलते हैं। गुण देखने के बाद हम लोग दोष पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे मेरी प्यारे फ्रेंड्स? संसदीय व्यवस्था की आपकी गुण क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, आपका हेडिंग क्या होगा जो कि मैं दे रही हूं अभी, संसदीय व्यवस्था के संसदीय व्यवस्था के गुण, यानी क्या क्या संसदीय व्यवस्था के गुण हैं उसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो देखिए संसदीय व्यवस्था के गुण में हम लोग क्या करेंगे, जो आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में जो आपके 4-5 पॉइंट दिए गए हैं उसी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है आपके कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य सामंजस्य है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले लिख लेती हूँ फिर आपको बता रही हूँ भाई। ठीक है, कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य सामंजस्य की स्थिति, सामंजस्य की स्थिति, यानी देखिए पीछे हम लोग क्या पढ़ के आए कि मैम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है ना कि जो हमारी कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है ना एक दूसरे से क्या है स्वतंत्र है। लेकिन हम लोग अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या देखते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका होती है वह आपकी विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में शक्तियों का पूर्ण तरीके से पृथक्करण नहीं किया गया है। क्या किया गया है? तो इन दोनों के बीच में सहयोग की भावना को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि हमारे संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य शक्तियों का पूर्ण रूप से पृथक्करण नहीं किया गया है। यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, सामंजस्य का मतलब क्या होता है? तालमेल बैठा के रहना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य में कार्य संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच में, ठीक है, के बीच में शक्तियों का पूर्ण रूप से पृथक्करण नहीं किया गया। ठीक है, शक्तियों का पूर्ण रूप से पृथक्करण नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या होती है तो मैम हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में सहयोग एवं समन्वय की भावना होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे लिख लीजिए इन दोनों के बीच में सहयोग, ठीक है, सहयोग एवं समन्वय, ठीक है, सहयोग एवं समन्वय की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की गई
है। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि मैम हमारे ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी कार्यपालिका होती है और जो हमारी विधायिका होती है, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, जैसा कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सामंजस्य की क्या होती है, स्थिति होती है। यानी जो हमारी कार्यपालिका होती है वह अपने नीति एवं कार्यों के लिए क्या होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये नहीं कि दोनों में एटीट्यूड नहीं भरा रहता है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमारे और तुम्हारे बीच में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, सहयोग एवं समन्वय की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहली विशेषता तो हमारी ये हो जाती है, विशेषता नहीं बोल सकते, इसको गुण बोल सकते हैं आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के। ठीक है, अब हम लोग दूसरी विशेषता क्या देखते हैं, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार जो कि क्या थी, हमारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अब आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है और कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सारी बातें हमने आपको पहले क्लास में बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो आपके लोकसभा के प्रति क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों, अपने जो कार्य और नीति निर्णय का काम करती है उसके प्रति। ठीक है, ये हमारी एक क्या हो जाती है, गुण हो जाती है, किसकी, तो संसदीय व्यवस्था की। और हम लोग तीसरी इसकी विशेषता क्या देखते हैं, निरंकुशता, निरंकुशता का प्रतिषेध। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा निरंकुशता, निरंकुशता का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या हो गया, इसे थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझना है। निरंकुशता का प्रतिषेध का मतलब क्या हो गया कि हम लोग अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या देखते हैं कि मैम जो पावर है ना, क्या लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का, वह किसी व्यक्ति में निहित नहीं है। किस में निहित है, तो एक समूह में निहित है। वह समूह कौन सा है, तो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है, जिसमें बहुत से लोग बैठकर क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, ना कि एक व्यक्ति द्वारा हमारे देश का कानून बनाया जाता है। तो वही आपसे बोला गया है कि इसकी तीसरी विशेषता क्या है, निरंकुशता का प्रतिषेध। ठीक है, तो इसे अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं। जो हमारी तीसरी विशेषता है वह क्या है, निरंकुशता का प्रतिषेध। मतलब अब थोड़ा सा इसको ना लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे जो शक्ति है किसी एक व्यक्ति के बीच में निहित नहीं है, पूरे समूह के बीच में निहित है, जो कि हमारा मंत्री परिषद है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में, व्यवस्था में शक्ति समूह में निहित होती है, समूह में निहित होती है, न कि एक व्यक्ति में। ठीक है, न कि एक व्यक्ति में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुशता का प्रतिषेध, यानी प्रतिषेध मतलब रोकना, प्रोहिबिशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मंत्री समूह का मतलब किसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी हमारी जो मंत्री परिषद होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, कि जो हमारा कानून बनाने का जो शक्ति है वह किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है। किस में निहित है, तो एक समूह में निहित है, जो कि क्या है, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसकी जो चौथी विशेषता आ जाती है वह क्या है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। वो क्या होता है मैम, थोड़ा सा समझा दो। देखो चौथी विशेषता क्या है, वैकल्पिक, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कभी कभी कोई सरकार क्या होती है, अपना कार्यकाल
पूरा किए बिना क्या हो जाती है, गिर जाती है, यानी मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। तो उस समय पे क्या देखा जाता है कि जो हमारे विपक्ष में जो सबसे बड़ी दल होती है, उसी दल में से क्या कर दिया जाता है, किसी एक दल का सरकार बना दिया जाता है। तो वही हमारे पास एक विकल्प रहता है कि अगर सरकार गिर भी जाती है तो विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी की सरकार को हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि यदि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा किए बिना क्या हो जाती है, किए बिना गिर जाती है। ठीक है, गिर जाती है, सरकार गिरती है। ठीक है, गिर जाती है तो विपक्ष दल में जो सबसे बड़ी दल होती है, जो सबसे बड़ी दल होती है उसी की सरकार क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, विपक्ष दल में जो सबसे बड़ी दल होती है उसी की सरकार बन जाती है, उसी की सरकार बन जाती है, उसी की सरकार बन जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि मैम हम लोग देखते हैं ना कि कभी कभी जो सरकारें होती है वो अपना कार्यकाल यानी टेन्योर फिक्स किए पूरा किए बिना क्या हो जाती है, गिर जाती है, यानी सरकार गिर जाती है। तो उस समय पे क्या देखा जाता है कि हमारे देश में जो विपक्ष की पार्टी है उसमें कौन सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी होती है उसी की सरकार क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या है, विशेषता मानी जाती है। विशेषता नहीं, गुण बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने गुण तो देख लिया, अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि क्या है, संसदीय व्यवस्था की दोष क्या क्या है। अब सारी चीजें देख लिया तो थोड़ा सा किसी न किसी चीज की क्या होती है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं। तो उस कमियों को भी क्या करना है, हमें देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा संसदीय व्यवस्था की दोष। ठीक है, अब क्या क्या दोष होते हैं उसे थोड़ा सा हमें क्या करना है, देखना है। पहले उसका एक बार ना लिस्ट बना लेते हैं, फिर मैं आपको उसका डिटेल एनालिसिस कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए इसकी जो पहली दोष है, जो इसकी पहली दोष मानी जाती है वह क्या मानी जाती है, अस्थिर सरकार। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ, अस्थिर सरकार। और इसकी जो दूसरी विशेषता मानी जाती है वह क्या है, नीतियों की निश्चितता का अभाव। ठीक है, ये भी क्या है, इसकी एक कमी मानी जाती है। ठीक है, और तीसरी क्या हो जाती है, तीसरी हो जाती है आपकी अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, अकुशल व्यक्तियों द्वारा क्या, तो हमारे सरकार का संचालन। फिर हम लोग चौथी इसकी अगर विशेषता की बात करते हैं तो वह क्या हो जाता है, मंत्रिमंडल का निरंकुश। ठीक है, मंत्रिमंडल का निरंकुश होना। और यहाँ पे एक और विशेषता आ जाती है, शक्ति, एक मिनट थोड़ा सा, आपके बुक में क्या दिया गया है, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। ठीक है, और इसकी पांचवी दोष क्या बताई गई है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता। ठीक है, देखो पांचवी विशेषता क्या है, मंत्रिमंडल, अब सबको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता
ठीक है, हमने 5 पॉइंट्स को लिख लिया जो कि इसके दोष हैं। अब इसे क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमने आपको पहला बात क्या लिखवाया है इसके दोष में, अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार का मतलब क्या होता है कि हमारे पार्लियामेंट्री में ना कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई फिक्स नहीं है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही करेगी। कभी कभी अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है। 1990 के दशक में हम लोग ऐसा देखते तो उस समय पे बहुत सरकारें आ रही थी, जा रही थी, तो उस समय पे देश का जो विकास था वो उसपे बहुत ज्यादा हमें प्रभाव देखने को मिला था, बुरा प्रभाव। ठीक है, तो वही है आपके संसदीय व्यवस्था की एक दोष मानी जाती है अस्थिर सरकार, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही करेगी। ठीक है, फिर दूसरी क्या होती है, आपकी नीतियों की निश्चितता का अभाव, यानी हम लोग देखते हैं कि सरकार आती है तो नीति बदल जाती है। अभी हमारे मोदी जी है, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब दूसरी सरकार आएगी, मान लो कांग्रेस की सरकार आएगी, तो वह क्या करेगी, उस प्रोजेक्ट को उतना ही पे छोड़ देगी। तो वही होता है कि सरकारों के बदलने से क्या होती है कि जो हमारी नीतियां होती हैं उसकी निश्चितता का अभाव होता है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या होती है कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, यानी हम लोग अभी देख रहे हैं इस समय पे जो ट्रेंड चला है कि अभी ना बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ना कुछ देश के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन वो जाके हमारे कानून बनाने के लिए बैठ गए। ठीक है, तो वही बोला है अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। फिर बोला गया है कि शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, यानी इनका बोला गया है ना कि ये जो कार्यपालिका है और जो हमारी विधायिका है, इन दोनों के बीच में जो शक्तियों का थोड़ा पृथक्करण है वह होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में सामंजस्य की भावना नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो पांचवा है दोष, मंत्रिमंडल की निरंकुशता। इसमें बोला गया है कि जो हमारे मंत्रिमंडल है, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसी में जो लोग हमारे कुछ बैठे हैं गिने चुने, वही क्या करते हैं, देश के लिए नियम कानून बनाने का काम करते हैं, और उन्हीं का जो नियम कानून होता है वही हमारे देश के लिए क्या होता है, सर्वोपरि होता है। तो इन्होंने ये सारी क्या बोली है, आपकी संसदीय व्यवस्था की विशेषता यानी दोष के बारे में कहा है कि ये सब क्या हो जाती है, इसकी दोष हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सा आप लोग इसको बुक में थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। और आज के लिए क्या करते हैं, बस इतना ही रखते हैं। और ये आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है आपका लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ बचा नहीं है, जो बचा है अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा क्लास, आप लोग अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।